तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति की शक्तियां आज हमारा एक टॉपिक रहेगा। स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ने से पहले कल के वीडियो में जो हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था उसका हम एक बार रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान, संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष और देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति पद का उल्लेख आर्टिकल 52 में दिया गया है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख आर्टिकल 52 में मैंने आपको बताया था कि भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। आर्टिकल 53 में बताया था कि तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 में बताया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हमने देखा था कि राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। स्टूडेंट्स, ये जो है ये 70वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। स्टूडेंट्स, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं और किसी भी राज्य की विधान परिषद इसमें भाग नहीं लेती है। आर्टिकल 55 में हमने देखा था कि राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। आर्टिकल 56 में हमने देखा था राष्ट्रपति का कार्यकाल। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बताया कि समय से पहले राष्ट्रपति को हटाना महाभियोग कहलाता है। आर्टिकल 57 में महाभियोग किन आधारों पर लग सकता है, उन आधारों का उल्लेख आर्टिकल 57 में है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद के लिए जो अर्हताएं है या योग्यताएं हैं उनका उल्लेख आर्टिकल 58 में है। स्टूडेंट्स, जो ये राष्ट्रपति की योग्यता है उनमें सबसे पहले हमने देखा था कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 59 में हमने कुछ राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें पढ़ी थी कि वह लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वह सदस्य होता है तो उसे एक राष्ट्रपति बनने से पहले सदन को त्याग पत्र देना होगा। आर्टिकल 60 में हमने राष्ट्रपति की शपथ के बारे में पढ़ा था। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। आर्टिकल 61 में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया। स्टूडेंट्स, जो महाभियोग प्रक्रिया है उसका उल्लेख आर्टिकल 61 में है और महाभियोग जिन आधारों पर लगता है उनका उल्लेख आर्टिकल 57 में है। 62 में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति जब अपने पद पर पुनः निर्वाचित होता है तो उसके लिए क्या शर्त है? पुनः निर्वाचन। जब राष्ट्रपति अपने पद पर पुनः निर्वाचित होता है तो उसके लिए कौन सी शर्त है? उनका उल्लेख आर्टिकल 62 में है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति की शक्तियां। तो स्टूडेंट्स, आज हेडिंग लगाइए आज के टॉपिक की, राष्ट्रपति की शक्तियां। तो राष्ट्रपति की शक्तियों में हमने सबसे पहले देखा था कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, जिसे हमने कहा था कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। नेक्स्ट हमने देखा था कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। नेक्स्ट हमने देखा राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। नेक्स्ट हमने देखा राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। नेक्स्ट हमने देखा राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां
और नेक्स्ट है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। आज के हमारे इस लेक्चर में हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ। तो हेडिंग लगाइए, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ। स्टूडेंट्स, कार्यकारी का मतलब क्या होता है कि जो संघ एवं राज्य में जो कार्यपालिका वर्क करती हैं, उन कार्यपालिका के रिलेटेड राज्य राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ रहेगी, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। इस राष्ट्रपति लेक्चर के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कार्यपालिका में संघ की कार्यपालिका अलग होती है, राज्य की कार्यपालिका अलग होती है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, ऐसे विभिन्न पद संघ की कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं। इस संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए, कार्यकारी शक्तियाँ। उसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिए, केंद्र के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। केंद्र के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। सेकंड लिखिए, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अब देखिए कि कार्यपालिका में एक पद होता है प्रधानमंत्री, तो उस रिलेटेड राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ होगी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। केंद्र के सभी कार्य किसके नाम से होंगे, केंद्र के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। थर्ड लिखिए, प्रधानमंत्री जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है ना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। कार्यकारी शक्तियों में सबसे पहली शक्ति कि केंद्र के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को पीएम नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। नेक्स्ट, अब प्रत्येक वर्ष एक SC/ST आयोग का गठन होता है। SC/ST आयोग का गठन होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है या उसका गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति। तो यहाँ लिखिए, राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष एक SC/ST आयोग का गठन करता है। 5 नंबर पॉइंट लिखिए, राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष SC/ST आयोग का गठन करता है। राष्ट्रपति SC/ST क्षेत्र घोषित करता है। राष्ट्रपति SC में यहाँ SC/ST क्षेत्र ना लिखे, यहाँ लिख दीजिए आप, राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करता है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र को घोषित करता है। राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र को घोषित करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अंतरराज्य परिषद का गठन करता है। राष्ट्रपति अंतरराज्य परिषद का गठन करता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि निम्नलिखित शक्तियों में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ सम्मिलित नहीं हैं, तो उसमें 4 ऑप्शन देंगे और एक वित्तीय शक्तियाँ इसमें डाल दी जाएगी, वो उसकी कार्यकारी शक्तियाँ नहीं होगी। तो सबसे पहला हमने देखा था कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ, उसमें हमने देखा केंद्र के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, या राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है।
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष एक SC/ST आयोग का गठन करता है। राष्ट्रपति SC/ST क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करता है। राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। नेक्स्ट लिखिए, संघ की कार्यपालिका में संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां, यानी कि संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति किन किन पदों पर नियुक्तियां करता है वह पद है। सबसे पहला लिखिए, महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति होगी। सेकंड लिखिए, राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। थर्ड लिखिए, कैग। कैग की नियुक्ति कौन करता है? कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति में सम्मिलित होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति 8 नंबर पॉइंट लगाइए। राष्ट्रपति PM को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति PM को शपथ दिलाता है। स्टूडेंट्स, अब एक सिनॉप्सिस के तौर पे एक बनाइए कि राष्ट्रपति की शक्तियों में यहाँ पे एक लिखिए, कार्यकारी शक्तियाँ। कार्यकारी शक्तियों में सबसे पहले लिखिए, संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। सेकंड, हमने देखा PM की नियुक्ति कौन करता है? तो PM की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। PM राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। PM राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। राष्ट्रपति एक SC/ST आयोग की गठन करता है प्रत्येक वर्ष। यहाँ ऐसे लिख दीजिए, प्रत्येक वर्ष। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष एक SC/ST आयोग का गठन करता है। राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की घोषणा करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। और नेक्स्ट लिखिए, राष्ट्रपति द्वारा कुछ नियुक्ति, जिसमें सबसे पहले लिखिए अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, कैग और गवर्नर, यानी कि राज्यपाल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और महान्यायवादी। और राष्ट्रपति शपथ दिलाता है PM को, यानी कि अब एक रिवीजन के तौर पर बस आप इतना सा याद रखिएगा कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में सबसे पहले राष्ट्रपति की कार्यकारी, यानी कि राष्ट्रपति केंद्र के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। PM की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। PM राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। SC/ST आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाता है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अटॉर्नी जनरल, कैग और गवर्नर। और राष्ट्रपति PM को शपथ दिलाता है। आइए अब देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों में 2 नंबर शक्ति या दूसरी शक्ति है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों लिखने से पहले एक आप नोट लगा के एक हेडिंग लगाइए। नोट में लिखिए, एक वर्ष में संसद के, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां नहीं है, एक एडिशनल जानकारी है जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां समझने में मदद करेगा। इसमें लिखिए, एक वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं। एक वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र है शीतकालीन सत्र।
2 नंबर लगाइए मानसून सत्र, मानसून सत्र। और 3 नंबर लगाइए बजट सत्र, बजट सत्र। अब ये जो सत्र होते हैं, इस एक सत्र की प्रक्रिया क्या होती है वह समझिए पहले। तो नेक्स्ट हेडिंग 2 नंबर लगाइए। नोट में पहली हेडिंग ये, नोट की दूसरी हेडिंग, एक सत्र की प्रक्रिया क्या होती है। सत्र की प्रक्रिया जैसे कि एक ये सत्र है जो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ ख़त्म होता है, और एक सत्र की ये प्रक्रिया जिसमें देखिए कि जो सत्र शुरू होता है उसे बोलते हैं सत्र आहूत करना, सत्र आहूत करना, सत्र आहूत करना। और जो सत्र खत्म होता है उसे बोलता है सत्रावसान, सत्रावसान। सत्रावसान। और जब सदन बीच में छोटे छोटे इंटरवल के लिए यहाँ से वहाँ तक जाता है तो उसे बोलते हैं सत्र स्थगन करना, सत्र स्थगन करना, सत्र स्थगन करना। तो सत्र की प्रक्रिया में सबसे पहली प्रक्रिया जब सत्र शुरू होता है तो उसे बोलते हैं सत्र आहूत करना, और जब सत्र खत्म होता है तो उसे बोलते हैं सत्रावसान होना। जब सत्र छोटे छोटे इंटरवल के लिए आगे होता है, जैसे कि 1 घंटे के बाद सत्र आगे जाएगा तो सत्र स्थगन करना। तो 1 घंटे के लिए सत्र स्थगित कौन करना है, उसे बोलते हैं सत्र स्थगन करना। सत्र की प्रक्रिया, सत्र की प्रक्रिया जब शुरू होती है उसे बोलते हैं सत्र आहूत करना। उसे इंग्लिश में वर्ड लिख दीजिए सत्र समन करना, समन करना। और जब खत्म होता है उसे बोलते हैं सत्र प्रोरोग्यूस करना। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए कि जब सत्र आहूत करता है, सत्र आहूत करते हैं, उस सत्र आहूत करने को, इस सत्र को आहूत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यानी कि सत्र की शुरुआत करने की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, तो वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन यह होगा कि सत्र आहूत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो जी हाँ। सत्र आहूत लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जी नहीं। सत्र स्थगन जो छोटे छोटे पीरियड के लिए स्थगन होता है उसे लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि सत्र को आहूत कौन करता है, तो सत्र को आहूत राष्ट्रपति करता है। सत्र को स्थगन कौन करता है, वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। सत्रावसान यानी कि सत्र समाप्ति की घोषणा कौन करता है, वह वापस राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सत्र आहूत किसके द्वारा किया जाता है, तो वह किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। सत्र स्थगन किसके द्वारा किया जाता है, वह लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। और सत्र अवसान किसके द्वारा किया जाता है, वह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। स्टूडेंट्स एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, बजट सत्र। और सत्र की प्रक्रिया क्या है, सत्र आहूत करना, सत्र अवसान और सत्र स्थगन। सत्र आहूत कौन करता है, राष्ट्रपति। सत्र स्थगन कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। और सत्र अवसान कौन करता है, राष्ट्रपति। अब स्टूडेंट्स एक एडिशनल जानकारी नंबर 3 पॉइंट लगाइए, और कि एक विधेयक कानून कब बनता है। कोई भी विधेयक कानून कब बनता है। स्टूडेंट्स शुरुआत में मैंने आपको बताया कि था कि संसद के 3 भाग होते हैं। अगर सत्र की बात करें, नहीं सदन की बात करें तो वह 2 सदन होते हैं, और भाग की बात करें वो 3 होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक राष्ट्रपति। जब कोई भी विधेयक एक सदन में रखा जाता है, वह या तो लोकसभा में रखा जाएगा या राज्यसभा में रखा जाएगा। अगर वह एक लोकसभा से पारित होता है उसके बाद वह राज्यसभा में जाएगा। अगर वह पहले राज्यसभा से पारित होता है तो वह बाद में लोकसभा में जाएगा। दोनों सदनों से पारित होने के बाद वह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा। जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है, यानी कि जब राष्ट्रपति उसको अनुमति दे देता है, तो वह विधेयक कानून बन जाएगा, वह विधेयक कानून बन जाएगा। अब कोई भी जो विधेयक होता है,
कोई भी जो विधेयक होता है वो कानून कब बनेगा, जब राष्ट्रपति उसको सहमति दे देगा। अब कोई भी जो कानून होता है या विधेयक होता है वो जब एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, मंत्री संसद के कुल सदस्यों का 15% सदस्य मंत्री बन सकते हैं। जब कोई भी विधेयक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है तो वह होता है सरकारी बिल। जब कोई भी विधेयक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है तो वह होता है सरकारी बिल। जब कोई भी विधेयक गैर मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो वह होता है गैर सरकारी बिल। और जब कोई भी विधेयक रुपए रिलेटेड हो तो उसे बोलते हैं वित्त या धन विधेयक। और विधेयक दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो साधारण विधेयक जो ये ऊपर वाले हैं, और एक विधेयक हो सकता है संविधान संशोधन विधेयक। स्टूडेंट्स, अब हमारी शुरुआत होती है राष्ट्रपति की विधेयी शक्तियों की। तो सबसे पहली शक्ति लिखिए राष्ट्रपति की विधेयी शक्तियों में। ये जो 3 फॉर्मेट मैंने आपको ऊपर बताए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो राष्ट्रपति की विधेयी शक्तियों में सबसे पहले लिखिए कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है। सेकंड नंबर, राष्ट्रपति सत्रावसान करता है। अब जो सत्रावसान है उसका निर्णय जो है वो सदन का अध्यक्ष लेता है कि सत्र को खत्म कर दिया जाए। सत्र खत्म का कौन करता है? सदन का अध्यक्ष। और सदन समाप्ति की घोषणा करता है वो होता है राष्ट्रपति। स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति संसद के सत्र आहूत करता है, राष्ट्रपति सत्रावसान करता है। स्टूडेंट्स, नंबर 3 लगाइए। राष्ट्रपति संसद में संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। राष्ट्रपति संसद में संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अब क्या होता है संयुक्त अधिवेशन? हमने आप यहाँ बताया था कि संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, और 3 भाग होते हैं जिसमें राष्ट्रपति शामिल होता है। जब किसी भी विधेयक पर एक सदन की सहमति हो जाती है और दूसरे सदन की सहमति नहीं होती है तो इस प्रकार के आक्रोश को दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बुलाता है, जिसे बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। तो राष्ट्रपति संसद में संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। नेक्स्ट लिखिए नंबर 4। नंबर 4 है राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 एवं लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 एवं लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है। नंबर 5 लिखिए राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है। राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है। नेक्स्ट लिखिए राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। स्टूडेंट्स, जब राष्ट्रपति के पास कोई भी विधेयक कानून बनने के लिए आता है तो वो उस पर या तो सहमति दे सकता है या मना कर सकता है। ऐसी कुछ राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती हैं, उसे बोलते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। और नेक्स्ट हेडिंग लगाई। अब वीटो शक्तियों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे। अब लिखिए राष्ट्रपति
अध्यादेश जारी कर सकता है। अब अध्यादेश क्या होता है इसके बारे में भी हम अभी विस्तार से पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की विधेयी शक्तियों में मुख्यतः ये 7 शक्तियां हैं कि राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है, 31 नियुक्ति करता है, 17 अवसान करता है, 17 आहूत करता है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां एवं राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियां। स्टूडेंट्स, जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उन्हें हम एक लेक्चर में समाप्त नहीं कर सकते, इनको हमें विस्तार से पढ़ना होगा। तो राष्ट्रपति की विधेयी शक्तियों में हमने जो ये 7 शक्तियाँ पढ़ी है उनमें ये 2 शक्तियाँ एक लेक्चर में पढ़नी होगी, जिसमें सबसे पहले होगी राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ, उसके बाद राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम राष्ट्रपति की शक्तियों का पार्ट 2 लेके आएंगे। अब ऐसे ही लेक्चर आप लेक्चर को देखते रहिए और साथ में ये सिनॉप्सिस बनाते रहिए, और एक ये छोटे नोट्स है जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। यहाँ पे विधेयी शक्तियों में एक छोटा सा सिनॉप्सिस के तौर पे एक और बना लीजिए, राष्ट्रपति की विधेयी शक्तियाँ। तो सबसे पहले 17 अवसान, 17 आहूत। तो डिवीज़न में सिर्फ आपको ये फ्लो चार्ट देखना होगा। अध्यादेश, संयुक्त अधिवेशन, संदेश भेजना संसद को, और नियुक्ति में 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में, और वीटो, राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति के पास कितने वीटो है, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास कितने वीटो है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ऐसे आज हमने 2 सिनॉप्सिस बनाए, एक राष्ट्रपति की विधेयी शक्तियाँ और दूसरा राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ। इनका एक बार अच्छे से रिवीजन कीजिए और मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। धन्यवाद।